पॉज करिएगा जब हम हट जाएगा तो, ठीक है ना। चलिए, आज डे 3 है आपका कंपनी अकाउंट्स का, है ना। इससे पहले हम लोगों ने अबाउट द कंपनी पढ़ा था, जिसमें कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा था। और कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन क्या किस में दिया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दिया हुआ है, जहाँ पर कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, है ना, इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग कॉमन सील एंड अ परपेचुअल सक्सेशन। जहाँ परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बताया था कि कंपनी गोइंग कंसर्न होता है, कॉमन सील का मतलब बताया था कंपनी का अपना ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि कंपनी का मेंबर और कंपनी जो है दोनों डिफरेंट होते हैं, है कि नहीं है। और कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होता है, यानी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन का बिजनेस नहीं करती है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है आपका, कंपल्सरी है। क्या है बेटा, कंपल्सरी है। और कंपनी पे जो लॉ अप्लाई होते हैं वो कंपनी लॉ 2000 क्या अप्लाई होता है, 13 अप्लाई होता है। कौन सा लॉ अप्लाई होता है बेटा, 13 अप्लाई होता है, 13। इससे पहले 1956 हुआ करता था, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। अब सवाल ये है कि हमने उसके बाद देखा था कि कंपनी के टाइप्स, उसमें हमने कंपनी को कैटेगराइज किया था 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में। 1 पर्सन कंपनी जहां पर मिनिमम डायरेक्टर 1 चाहिए, मैक्सिमम 15 चाहिए। प्राइवेट कंपनी जहां पर मिनिमम डायरेक्टर 2 चाहिए, मैक्सिमम 15 चाहिए। और पब्लिक कंपनी जहां मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए और मैक्सिमम 15। डायरेक्टर और मेंबर अलग होते हैं। मेंबर मीन्स द कंपनी का शेयर होल्डर जो ओनर होता है। तो जब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2 एंड मैक्सिमम 200 चाहिए। और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर चाहिए 7 और मैक्सिमम की कोई संख्या लिमिट नहीं है। जहां पर शेयर को ट्रांसफर करने की बात होती है तो पब्लिक कंपनी फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक समझ गए। 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के अलावा भी हम कुछ अलग कंपनी को पढ़े थे, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी आया था। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स द कंपनी इन विच द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट and control of government are 51% or more than 51% is called government company। गवर्नमेंट कंपनी में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई भी लोकल गवर्नमेंट आ जाएगा, यानी गवर्नमेंट कॉम्बाइंड, यानी स्टेट सेंट्रल सब मिलके या अलग कोई एक गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी में अपना स्टेक का मतलब ओनरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओनरशिप कहते हैं। तो अगर 51% या उससे अधिक रखता है तो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ये सब थ्योरेटिकल है। फिर आते हैं होल्डिंग कंपनी की तरफ। होल्डिंग कंपनी में हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाया था कल, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट का। वॉलमार्ट एक यूएस बेस्ड कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक इंडियन बेस्ड कंपनी है। जहां फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट ने 2000 किस ईयर में यह होता, कल याद किए थे, 19 था ना शायद। अच्छा, जो ईयर को हम लोग स्किप करते हैं ना। तो यूएस बेस्ड कंपनी ने वॉलमार्ट जो है वो इंडियन बेस्ड कंपनी फ्लिपकार्ट में 77% स्टेक खरीदा। फ्लिपकार्ट को फाउंड करने वाले 2 ब्रदर थे, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। और सचिन बंसल, बिन्नी बंसल जो है पहले वो अमेजोन में काम करते थे, वहाँ स्टोर को उन्होंने फ्लिपकार्ट को फाउंड किया। अब सवाल ये कि 77% स्टेक जिसने खरीदा, तो जो कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कंट्रोलिंग कंपनी यहाँ पर कौन हो गया, तो वॉलमार्ट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एंड फ्लिपकार्ट कहलाएगा सब्सिडियरी। इसलिए जब फ्लिपकार्ट को विकिपीडिया पर आप देखिएगा तो उसका नेचर देखिएगा, सब्सिडियरी लिखा रहता है। तो सब्सिडियरी का मतलब क्या हुआ, द फ्लिपकार्ट इज द सब्सिडियरी ऑफ वॉलमार्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये होल्डिंग और सब्सिडियरी को लास्ट आज यही हम लोगों ने सीख किया था, जिसमें हमने यही समझाया था। अब आता है कि सर इसके अलावा कुछ और कंपनी है, जैसे एक होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। फॉरेन कंपनी मीन्स द कंपनी विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस और ऑपरेशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। जैसे कोई भी कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, सर जैसे बहुत सारी कंपनी है जो इंडिया के बाहर की कंपनी है लेकिन इंडिया में बिजनेस।
इस सीढ़ी यहाँ तक चलाता है। चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग? हाँ, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो बाहर की है लेकिन इंडिया बिजनेस ऑपरेट करती है, जैसे सुजुकी हो गया, सुजुकी के नाम सुने हैं ना, जापान की कंपनी है। सैमसंग हो गया, अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टेस्ला हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारी कंपनी है। तो दीज कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इज कॉल्ड फॉरेन कंपनी। सर, प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या उसका रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ होना चाहिए? कोई ऐसी कंपनी भी तो हो सकती है कि बाहर की कंपनी है लेकिन उसका कोई रजिस्टर्ड ऑफिस यहाँ नहीं है लेकिन इंडिया से कमा रहा है, ऐसा हो सकता है, आज के समय में हो सकता है। एआई का ज़माना आ गया, बहुत सारी चीज़ क्लाउड बेस्ड सर्विस होता है जहाँ पर आपको कहीं जाने की फिजिकली ज़रूरत नहीं है, वर्चुअली आप डिजिटली आप काम करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई यूट्यूबर है, अब यूट्यूबर अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, अब यूट्यूब तो ग्लोबली देखा जा रहा है, तो उस यूट्यूबर को जो अर्निंग हो रही है, मान लो इंडियन यूट्यूबर है तो उसकी अर्निंग सिर्फ इंडियन व्यूअर से हो रही है कि बाहर के व्यूअर से भी पैसा आ रहा है? बाहर से भी आ रहा है। तो वो यूट्यूबर क्या बाहर गया कमाने? नहीं गया। उसी प्रकार फॉरेन में कोई, जैसे यूएस में, जैसे मिस्टर बीस्ट का नाम सुनते होंगे आप। अब मिस्टर बीस्ट जो है वो यूएस का है ना, वो यूएस का है, वो वहाँ पर कोई काम कर रहा है, उसका वीडियो आप यहाँ मुजफ्फरपुर में बैठकर देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, तो आपके व्यू से भी तो उनकी इनकम जनरेट हो रही है। यानी मिस्टर बीस्ट यूएस में बेस्ट है, बैठा हुआ है, बट वो इंडिया से पैसा कमा रहा है बिना इंडिया के आए हुए, बिना इंडिया में ऑफिस खोले हुए। तो यहाँ पर फॉरेन कंपनी का मतलब ये समझो कि अगर कोई भी कंपनी बाहर की है और वो इंडिया से बिजनेस करके पैसा कमा रही है, चाहे फिजिकली या वर्चुअली, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाएगा। तो सर मिस्टर बीस्ट फॉरेन कंपनी कहलाएगा। देखिए, हम यहाँ कंपनी का डेफिनेशन, कोई इंडिविजुअल भी कमा सकता है बट उसको कंपनी नहीं कह सकते हैं, वह फॉरेनर कह सकते हैं। यहाँ कोई कंपनी जो बाहर में है लेकिन उसका ऑफिस यहाँ नहीं है बट इंडिया से कमा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फॉरेन कंपनी। पढ़िए ऋषि, बातें तुम कर रहे हो, आवाज तुम्हारी आ रही है। कंपनी विच इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट प्लेस ऑफ बिजनेस और रेवेन्यू जनरेटेड इन इंडिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू जनरेट आप कहां से कर रहे हैं? इंडिया से कर रहे हैं, यस, तो आप फॉरेन कंपनी हो गए। तो ये क्या कहलाएगा आपका? फॉरेन कंपनी। जैसे ये सब कंपनी आपका फॉरेन कंपनी है, ये सब नाम जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपनी बहुत इजी है, लिस्टेड कंपनी। अभी देखते होंगे आप, हर 5 दिन 7 दिन पे सुनते होंगे इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है, इसका आईपीओ आया हुआ है, ये कंपनी लिस्ट होने वाला है, ये कंपनी लिस्ट हुआ है। अभी जस्ट जो आपके नॉलेज में एक कंपनी जो है एडटेक कंपनी, एडटेक मतलब एडुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है, फिजिक्स वाला का नाम सुने होंगे, पीडब्ल्यू, उस कंपनी का आईपीओ आता है, वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है। अब इसका मतलब लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या है कि वैसी कंपनी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट नहीं, कौन सी कंपनी बेटा? पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। जो स्टॉक मार्केट में क्या बेटा? स्टॉक मार्केट को हम शेयर मार्केट भी कहते हैं। स्टॉक मार्केट को क्या कहते हैं? या स्टॉक एक्सचेंज। सर एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हम शेयर का एक्सचेंज करते हैं, आज मेरे पास शेयर, कल तुम्हारे पास शेयर, आज हमने बाई किया, परसों सेल किया, हमने सेल किया तो किसी और ने बाई किया। और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वह सेकेंडरी मार्केट होता है। कौन सा मार्केट होता है बेटा? जैसे आप देखते होंगे आगे बिजनेस स्टडीज में चैप्टर नंबर 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 10 जो है आपका पढ़ना है फाइनेंशियल मार्केट। क्या पढ़ना है? फाइनेंशियल मार्केट। यानी बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी जब जाइएगा तो चैप्टर नंबर 9 मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और चैप्टर नंबर 10 मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब जहां फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। सर फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स, ये
फॉरेन एक्सचेंज, ये सब फाइनेंशियल ये इंस्ट्रूमेंट्स हो गया। और इसको हम फाइनेंशियल मार्केट, जैसे स्टॉक मार्केट में हमने शेयर खरीदा बेचा, क्या है फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट को जो कैटेगराइज किया जाता है, तो फाइनेंशियल मार्केट में दो प्रकार के मार्केट, एक कैपिटल मार्केट होता है, एक मनी मार्केट होता है। मनी मार्केट जहां पर इंस्ट्रूमेंट का लेन देन 1 साल के अंदर में ही हो जाना होता है, और कैपिटल मार्केट जहां लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए पैसा अरेंज किया जाता है। और कैपिटल मार्केट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जैसे कंपनी जैसे पीडब्ल्यू जो है, जब कंपनी अपने आप को पब्लिक से पैसा ला रही है, उसको पब्लिक इशू कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सब की टर्म याद रखिएगा, आगे सब यूज होने वाला है। तो पब्लिक इशू कहते हैं, तो कंपनी जो है पब्लिक को बोलती है कि आई एम सेलिंग माई ओनरशिप, यू हैव टू इन्वेस्ट। हम अपना ओनरशिप दे रहे हैं, तुम इसमें पैसा लगाओ। जैसे तुमने पैसा लगाया, तुम्हारे पास स्टेक चला गया। क्या चला गया? स्टेक मतलब ओनरशिप। और हमारा ओनरशिप क्या हो गया? कम गया ना, बोलो ना। तो यहां पर पैसा कंपनी ले रही है, आप जब तक चाहे आप ओनर बने रहेंगे। तो ये जो मार्केट है, यहां जो लेन देन डायरेक्ट कंपनी आपसे जो पैसा ले रही है, जहां पर आपको मालिक बना रही है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो आईपीओ जो है वो प्राइमरी मार्केट का पार्ट होता है। आईपीओ किस मार्केट का पार्ट होता है? जब आपको कंपनी ओनर बना देती है, शेयर अलॉट कर देती है, तो अपने आप को कंपनी लिस्ट करवा देती है स्टॉक एक्सचेंज में। अब स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद आपके पास जो शेयर है, आप अगर बेचना चाहते हैं, तो जब आप बेचेंगे तो आपका शेयर कोई कंपनी नहीं खरीद रहा है, कोई दूसरा शेयर होल्डर खरीद रहा है। अभी हम पीडब्ल्यू का शेयर खरीदेंगे तो हम पीडब्ल्यू का शेयर खरीदेंगे, बट पीडब्ल्यू से नहीं खरीदेंगे। दोनों में अंदर है, का और से में। पीडब्ल्यू का शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। पीडब्ल्यू का शेयर जो है वह लोगों के पास है, इंस्टीट्यूशन के पास है, उसके प्रोमोटर के पास है। अलख पांडे के पास कुछ होगा, कुछ को फाउंडर जो होगा उसका उसके पास होगा, कुछ फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होगा, कुछ इंडियन बैंक्स का होगा, कुछ इंडियन कंपनी का होगा, और कुछ इंडिविजुअल्स का भी होगा, कुछ म्यूचुअल फंड एजेंसी का भी होगा। इन सब के पास शेयर हो गया पीडब्ल्यू का। अब मान लो कि आज जो है सुबह 9 सवा 9 बजे शेयर मार्केट खुलता है, हमको पीडब्ल्यू का 100 शेयर्स खरीदना है। हम शेयर परचेज ऑर्डर कर देंगे, डीमैट के थ्रू होता है। डीमैट भी पढ़ना है आप लोग को, ध्यान रखिएगा। तो डीमैट के थ्रू होता है। तो हम जब शेयर खरीदेंगे ना, तो कोई ना कोई बैठा होगा बेचने के लिए, कोई लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं। पीडब्ल्यू नहीं बेचेगा मुझे, पीडब्ल्यू का ओनर बोलेगा आज हम अपना ओनरशिप बेचने जा रहे हैं। ऐसे ही होता है। तो ये जो है सेकेंड हैंड जो एक्सचेंज होता है ना, सेकेंड हैंड मतलब कि आपने कंपनी का शेयर खरीद कर रख लिया, अब हम आपसे खरीद रहे हैं या हम आपको बेच रहे हैं, तो इसको सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शेयर मार्केट प्राइमरी मार्केट नहीं है। कौन सा मार्केट है? सेकेंडरी मार्केट। और ये फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। किसका मार्केट का पार्ट होता है? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। और लिस्टेड कंपनी क्या होता है? जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है उसको बोलते हैं लिस्टेड कंपनी। यानी पीडब्ल्यू कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। अभी जो कौन सी कंपनी, ह्यूंडई का भी लिस्टिंग हुआ है, जानते होंगे। ह्यूंडई कंपनी का भी शेयर आप खरीद सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी कंपनी, अडानी का कितने सारे कंपनी है, टाटा का है, रिलायंस का है। आप बैंक का भी देखते होंगे, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बहुत सारी, मतलब कि हजारों कंपनी के शेयर्स। 12th पास करते करते आप लोगों को इतना हम समझा देंगे और इतना आप काबिल हो जाइएगा कि 5, 10, 20 हज़ार रुपये आप इन्वेस्ट शेयर में कर सकते हैं। बट हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 18 ईयर्स। और आप सब चाहे तो डीमेट अकाउंट फ्रीली खोल सकते हैं, उसके लिए मैं हेल्प कर दूंगा। और आपके पास 5,000, 10,000 आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, 5-10 हज़ार से आप करोड़पति बन जाएंगे ऐसा नहीं है। बट आपका लर्निंग स्टेज होगा। कौन सा स्टेज होगा? जहां आप सीखेंगे। अभी जैसे आप सीख रहे हैं कैसे शेयर खरीदना है, किस समय में कौन सा शेयर खरीदना है, कब बेच देना है, कब तक होल्ड करना है। क्योंकि अगर आप एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अगर आप ये रूल अप्लाई करते हैं जो इन्वेस्टमेंट का रूल होता है, तो एट द एज ऑफ 28-25 आपके पास एक ऐसा रकम होगा जिस रकम को आप यूज कर सकते हैं, या
आपके पास एक ऐसा आपके पास एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाएगा जो इंसान 25 के बाद वो एक्सपीरियंस गेन करने आता है, तुम 18 में ही गेन करके बैठे हुए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो तुम कोई लेट सीख रहा है, तुम पहले सीख रहे हो, तो आगे कौन जाने का चांस किसका है? जो पहले सीखा हुआ। 18 में तुम सीख लिया, मान लो 16-17 की एज के हो, अभी तुम वो सीख रहे हो। इसीलिए जो कॉमर्स में फाइनेंशियल मार्केट के जो फाइनेंशियल जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो उसको ध्यान से सुनना चाहिए। वो आपको बैंकिंग में भी काम आता है। बैंक में इन्वेस्टमेंट करते समय, बैंक के नियम को करते समय, शेयर मार्केट, यानी हर चीज को समझने के लिए आपको ये सब चीज जरूरी होता है। चलिए, तो लिस्टेड कंपनी समझ गए। जो कंपनी लिस्टेड स्टॉक मार्केट में उसको क्या बोलते हैं? पार्थ अपना सीट चेंज करिए, आप निकलिए उधर से। आपको 2 बार वार्न किए, आप लोग फिर भी बातें कर रहे हैं। आप आगे आ जाइए, इनको जगह दीजिए। तो अनलिस्टेड कंपनी क्या होगा? यस, मतलब आईपीओ से पहले, जैसे पीडब्ल्यू का जब आईपीओ नहीं आया, उससे पहले कौन सी कंपनी थी? अनलिस्टेड। बस हो गया। अनलिस्टेड कंपनी मींस द कंपनी विच आर नॉट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है? लिख लो, रेगुलेटरी बॉडी सेबी। इसका रेगुलेटरी बॉडी कौन है बेटा? सेबी है। क्लियर है ना? चलिए, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है, हटा दे इसको। हटा रहे हैं। चलिए, इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स का इशू करना। जैसा कि हमने आपको समझाया था, कंपनी जब अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, या उसको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी अपना स्टेक, ओनरशिप बेचती है। शेयर्स का इशू करने का मतलब होता है कि भैया आप ना ओनरशिप बेच रहे हैं, लेकिन हाँ, इंटरेस्ट का प्रॉब्लम नहीं है। पैसा उठाने के लिए कंपनी चाहे तो बैंक से लोन ले सकता है। बैंक से लोन लेना एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड कहलाता है। आपने बिजनेस स्टडीज में सोर्सेज ऑफ फंड पढ़ा होगा। सोर्स मतलब मींस, कैसे पैसा आएगा। सोर्सेज ऑफ फंड क्या हुआ? पैसा आने का सोर्स क्या होता है। ध्यान सुनिएगा बेटा। तो पैसा आने का 2 सोर्स होता है, एक इंटरनल सोर्स होता है और एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। इंटरनल सोर्स को हम कैपिटल कहते हैं, या इक्विटी, कंपनी की भाषा में इक्विटी कहेंगे। आप शार्क टैंक इंडिया देखे होंगे या देखते होंगे, तो उसमें इक्विटी वर्ड यूज किया जाता है। ओनरशिप। एक होता है एक्सटर्नल सोर्स, जो लायबिलिटीज होता है, एक्सटर्नल लायबिलिटी का रोल प्ले करता है, जिससे भी पैसा हम अरेंज कर सकते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स में आपको सिक्योरिटीज देने पड़ते हैं, कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज। कंपनी को पैसा चाहिए, ये दोनों सोर्स को वो पहले देखेगा। कौन सा सोर्स उसके लिए सस्ता पड़ेगा, आसान पड़ेगा, आगे कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। और इसके लिए हर कंपनी में सीए जो है एक रोल प्ले करता है, और इस चीज को बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? शेयर इशू करना भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट होता है, जहां पर कंपनी का एक सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और जनरली सीएफओ का रोल जो है वो सीए सबको मिलता है।
बड़ी बड़ी कंपनी में। इसलिए कॉमर्स में अगर तुम पढ़ने में अगर तुमको मन लग रहा है और तुम पढ़ना चाहते हो तो कोई बड़ा कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स करो कि ज़िंदगी में कभी तुमको ये मतलब कि अपने आप को ये नहीं करना, क्रिटिसाइज नहीं करना कि छोटा कोर्स करके हम सर्वाइवल ज़िंदगी जी रहे। रिस्क लेना है तो थोड़ा सा फाइनेंस में ये सब रिस्क लो, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। अब अगर तुम सीए कर रहे हो तो तुम्हारा रोल कंपनी में एज ए सीएफओ होगा, और सीएफओ का रोल होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। किस चीज़ का होता है? और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शेयर का इशू करना भी पार्ट होता है। जैसा कि हमने बोला कि कंपनी को पैसा चाहिए तो पैसा कैसे अरेंज करेंगे वो देखना है। अब मान लो कि कंपनी सोचता है कि अरे सुनो ना, हाँ इसका बैंक से लोन ले लेते हैं। बैंक से लोन लेने पर हमारा एक ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा। सर ईयरली फिक्स्ड कॉस्ट? यस, हर साल आपको उस बैंक लोन पे हर साल क्या चुकाना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड कॉस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? अब सपोज करिए कि किसी कंपनी ने 100 करोड़ का बैंक लोन लिया। कितने करोड़ का? बैंक बोल रहा है कि भैया हम 12% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 100 करोड़ पे, यानी कंपनी को 100 करोड़ मिल गया ना, उस पे कंपनी जो है बैंक को कितना परसेंट इंटरेस्ट देगी? 12 करोड़ हर साल देगी। बोलो है ना, प्रिंसिपल तो अलग है, इंटरेस्ट 12 करोड़ जाएगा। उस 100 करोड़ से जब कंपनी बिजनेस कर रही है या किसी बिजनेस में लगा रही है, वहां से कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है, जो रिटर्न आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट का 10% ही आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? 10%। यानी वो कमा रहा है 10%। अब बैंक को कितना परसेंट देना है? क्या लोन लेना यहां पर सही है? क्या लोन लेने का डिसीजन सही रहेगा? सर नहीं रहेगा, बिकॉज आप जिस 100 करोड़ को आपने बैंक से उठाया है उस पे बैंक बोल रहा है कि तुम हमको 12% देगा, यानी 12 करोड़ देगा। और उसी 100 करोड़ को उठाकर तुमने जो बिजनेस में लगाया है उससे तुम कमा रहे हो 10 करोड़ रुपया। यानी आ रहा है 10 करोड़, जाना है 12 करोड़। बिजनेस करना, बिजनेस में ये जो फाइनेंशियल डिसीजन लोन लेने का वो सही। तो फिर पैसा कहां से आएगा? पैसा चाहिए। अच्छा ठीक है, शेयर इशू कर देते हैं, ओनर बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं है इंटरेस्ट देने का। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। इसलिए शेयर मार्केट वोलाटाइल मार्केट होता है कि शेयर का बढ़ना और घटना आप पे भी इंपैक्ट करता है। अगर आपके पास शेयर है तो बढ़ गया तो आप खुश है, प्रॉफिट हुआ, घट गया तो आपका भी नुकसान, क्योंकि मालिक आप ही हैं। तो जब कंपनी शेयर इशू करती है तो यहां पर यह देखती है कि अगर हम लोन ले लेंगे तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उस टेंशन से दूर होने के लिए हम क्या कर देते हैं? शेयर इशू करते हैं। हाँ, लोन लेना हमेशा गलत नहीं होता है। एक मैं और तरीका बताता हूं। मान लो कि 12% पे आपने लोन लिया, जिस पैसे को बिजनेस में लगाया उसे 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं। कितना परसेंट कमा रहे हैं? आप बताइए, लोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यहां ले लो। लोन लेना हमेशा गलत नहीं होता है। लोन कभी भी लो, उसको इन्वेस्ट करो बिजनेस में। और लोन लेते समय ये कैलकुलेशन करो कि भैया लोन पे हम इंटरेस्ट कितना चुकाएंगे, उस लोन से कितना कमाएंगे। कमाई अगर ज्यादा है तो लोन ले लो, कमाई कम है तो लोन मत लो। बट वहां पर पैसा चाहिए तो क्या कर दो? शेयर इशू कर दो। समझ गए ना? अब समझिए, शेयर इशू करने समय कंपनी को जब अपना बिजनेस एक्सपैंड करना होता है, ग्रो करना होता है, तो कंपनी क्या करती है? लोगों को बोलती है कि भैया हम आपको ओनरशिप दे रहे हैं। यहां पर कंपनी जब शेयर इशू करती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं। उसमें जैसे आप जानते होंगे कि एक होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। इंडिया में ना फॉरेन से जो पैसा आता है, इंडिया में पैसा आने का, फॉरेन से पैसा आने का एक हुआ गुड्स एंड सर्विस का सेल परचेज करना, जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं। यानी एक्सपोर्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विस को बेचकर पैसा जो आता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, यानी पैसा का आना। लेकिन बिना गुड्स और सर्विस को बेचे इंडिया में बाहर से पैसा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? मान लो कि इंडिया, भारत सरकार को पैसा चाहिए, फॉरेन मतलब करेंसी, आप इंडिया में पैसा चाहिए, इंडिया में पैसे की कमी है और इंडिया बेच नहीं पा रहा है सामान, बट इंडिया पैसा आने का सोर्स दूसरा हो सकता है बिना गुड्स एंड सर्विस का। यस, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट या मूवमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल का मूवमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का,
ऐसे और भी होते हैं, बोरिंग्स भी होते हैं, बट दो मेनली होते हैं। एक होता है FDI, क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI फॉरेन डायरेक्ट। सर ये क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है तो उसको FDI कहते हैं। एक होता है FPI, FPI या FII फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। FPI का फुल फॉर्म क्या हुआ? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और FII का फुल फॉर्म हुआ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं है। सर ये क्या होता है? ये होता है कि जो फॉरेन के जो इंडिविजुअल्स, एनी कंपनी, एनी इंस्टीट्यूशंस, एनी ब्रोकर्स जो इंडियन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है पैसा, बिजनेस नहीं करने आ रहा है, आपके बिजनेस में पैसा लगा रहा है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपको हमने कभी क्लास में बताया होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी बैंक कौन है? HDFC है। अब HDFC में सब ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ का है पता है? बाहर का पैसा लगा हुआ है, जानते ना? पेटीएम में बाहर का पैसा लगा हुआ है, PW में बाहर का, यानी कोई भी इंडियन कंपनी 100% इंडियन का पैसा उसमें है नहीं। US का पैसा लगा हुआ है, उधर जापान का लगा हुआ है, उधर फ्रांस, सब का लगा हुआ है। तो वो पैसा जो इंडियन शेयर मार्केट में लगा हुआ है वो FDI नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर? FII कहलाएगा या FPI कहलाएगा। लेकिन मान लो कि सैमसंग का यहाँ शोरूम है, सैमसंग अपना ऑफिस खोल के रखा हुआ है, एप्पल अपना ऑफिस खोल के रखा हुआ है, ये FII नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? FDI, क्योंकि ये कंपनी अपना बिजनेस करने आई है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा इंडियन मार्केट में यानी जो पैसा कंपनी अरेंज करती है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर से भी करती है, जिसको DII कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक यानी जो इंडियन बैंक्स, इंडियन कंपनी एक दूसरे कंपनी में पैसा लगाती है। अभी आपने एक सुना होगा कि एक कंपनी था, आई थिंक गुजरात का कंपनी, जो बहुत बड़ा स्कैम किया और उस कंपनी में LIC का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। ऐसा हुआ तो कंपनी का नाम मुझे पता नहीं है। अब हाँ, राजेश एक्सपोर्ट, आई थिंक साहब सही बोल रहे हैं। तो उसमें LIC का पैसा लगा हुआ था। अब देखो LIC ने एक कंपनी पैसा लगाया तो LIC भी, जब LIC को प्रीमियम मिलता है तो LIC के पास पैसे बहुत है, तो LIC पैसा का क्या करती होगी? रखे रहती है नहीं। आप जानते हैं ना बेटा कि पैसा अगर कहीं से आपको आता है तो अपने पास मत रखो, क्यों? पैसा का वैल्यू समय के अनुसार क्या होता है? डेप्रिसिएट करता है। उस पैसे को कहीं काम पे लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो। वो पैसा क्या है? काम कर रहा है और इकोनॉमी में मूव कर रहा है। कोई भी इकोनॉमी का ग्रोथ तब होता है जब मनी मार्केट में है, आपके पॉकेट में पैसा, आपके पॉकेट में, सबके घर में पैसा पड़ा हुआ है। बताइए इकोनॉमी का ग्रोथ होगा? नहीं, पैसा कहीं ना कहीं रुक गया है, पैसा कहीं पर ठहरा हुआ है, मार्केट में पैसे ही नहीं है। चलिए यहां देखिए, फॉर रेजिंग द फंड फ्रॉम मार्केट दैट इज कॉल्ड जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे हम लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, हमने किसी कंपनी का IPO में कुछ लॉट खरीदा तो हम लोग कहलाएंगे रिटेल इन्वेस्टर, जनरल पब्लिक। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या FPI, यहां पर जो नोट्स बनाया है बच्चा यहां पर FPI भी लिख लेगा। DII का फुल फॉर्म लिखवा दिया है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। कंपनी इशू शेयर्स थ्रू द IPO। यहां पर इसको, यहां पर जगह होगा तो लिखिएगा कंपनी गिव अप देयर ओनरशिप to these institution through primary कैपिटल मार्केट। और प्राइमरी कैपिटल मार्केट जो है वह फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट होता है। इसको एरो करके लिख लो। FII का फुल फॉर्म जो हमने बता दिया है, DII का फुल फॉर्म
FII जो फॉरेन से पैसा इंडियन कंपनी में लगा हुआ शेयर मार्केट में, DII जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो इंडियन बैंक इंडियन कंपनी जो पैसा या म्यूचुअल फंड एजेंसी पैसा लगाई हुई है। जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड का नाम सुने हैं, म्यूचुअल फंड में बहुत फेमस एक इन्वेस्टमेंट होता है SIP। फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो मंथली आपका पैसा डिपॉजिट होता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो पैसा जाता कहाँ है? जो म्यूचुअल फंड एजेंसी होती है वो आपके पैसे को वेरियस कंपनी में 50, 60, 70, 200 ऐसे कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा, बोलेगे सर हम तो 100 रुपया का SIP करते हैं तो 200 कंपनी में जा कैसे जाएगा, 50 पैसा जाएगा? नहीं, आप 100 का कर रहे हैं ना, आपके से तो ढेर सारे इन्वेस्टर उसमें एजेंसी में लगा रहे हैं। मान लेते कि आप साहब हमको 100 रुपया महीने का देते हैं, तो एक आदमी के 100 रुपये आने से तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन आप सबके 100 आने से मोटा रकम हो गया, उस पैसे को हम लगा देंगे हर जगह। SIP ऐसे वर्क करता है। म्यूचुअल फंड और शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो इस दोनों में ज्यादा रिस्क है। फोकस यहां कर मेरे भाई, कहां थे? म्यूचुअल फंड और शेयर में अगर इन्वेस्टमेंट बोला जाए तो इसमें ज्यादा रिस्की कौन होता होगा? कौन सा? शेयर्स। म्यूचुअल फंड एंड जो शेयर्स, ये दोनों फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाएगा या फाइनेंशियल एसेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल एसेट्स। इस दोनों में रिस्की ज्यादा होता है आपका शेयर्स, क्योंकि शेयर्स में आप अपना डिसीजन लेके आप उस कंपनी का शेयर खरीदते हैं। हमने HDFC का शेयर खरीदा, हमने अडानी का खरीदा, हमने रिलायंस का, यानी हमने खरीदा तो शेयर, अब रिलायंस का बढ़ेगा तो फायदा, घटेगा तो नुकसान। बट जब म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, ए बउआ सुनो, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो आपने उस एजेंसी को, यानी वो आपका एक तरीके से एजेंट हो गया, वो आपके पैसे अपने एक्सपर्ट के थ्रू पैसा लगा रहा है, तो आपका पैसा इस दोनों में सेफ जो होगा वो कहां होगा? म्यूचुअल फंड में। शेयर में सर अगर हमको रिस्क कम लेना है और इन्वेस्ट करना है लेकिन शेयर खरीदना है तो कहां, कौन से? तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, इंडिया में 2 इंडिसेस जानते होंगे, एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। ये निफ्टी 50 के नाम से जाना जाता है। सेंसेक्स में इंडिया का टॉप 30 कंपनीज दिखता है, और निफ्टी 50 जहां नाम 50, यहां 50 है, इंडिया का टॉप 50 कंपनी दिखता है। अब अगर शेयर खरीदना हो और आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आपका ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन पैसा को शेयर में लगाना है, बहुत सुने हैं शेयर के बारे में, आज देखते हैं हम भी शेयर में पैसा लगाकर। तो एक तरीका है कि आप किसी एजेंट से बात करिए, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मिलिए कि सर हमको एडवाइस देते रहिए, और आप चाहते हैं कि नहीं हम ही खुद ट्रेड करें, सीखें देखें, तो सबसे अच्छा है यहां पैसा लगा दो टॉप 30 या टॉप 50 में, क्योंकि ये टॉप में है, छोटा मोटा कंपनी तो नहीं है ना, तो इसके शेयर बहुत ज्यादा क्रैश नहीं करते हैं, ये सेफ जोन माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां देखो, ए बउआ प्लीज, कंपनी जो पैसा जो अरेंज करती है, शेयर इशू करती है, किसके थ्रू करती है इशू बेटा? IPO के थ्रू। और IPO का फुल फॉर्म क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और ये जो होता है ये, अच्छा यहां लिख ही दिए हैं, कैपिटल मार्केट में होता है, जो प्राइमरी मार्केट होता है, और ये 1 साल के ऊपर का होता है। फॉर इशूइंग शेयर्स IPO इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। यह एक वर्ड प्रोस्पेक्टस है, कोई बता सकता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स। यस यस, जैसे कंपनी जब IPO लाती है ना, तो कंपनी RHP इशू करती है, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी का प्रोस्पेक्टस 500-600 पेज का प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें कंपनी के बारे में सारा डिटेल्स रहता है। आप किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस देखना चाहेंगे? किसका देखना चाहेंगे?
चलिए पीडब्ल्यू का प्रोस्पेक्टस हम आपको दिखाते हैं। उसमें अलग फांडे का कंट्रोलिंग आई थिंक हमको लगता है 49% शायद है या 40%, कितना, लेकिन जहां से चला था वहां से वो प्लस में है। RHP ऑफ पीडब्ल्यू, कहां से क्या करना पड़ेगा, लोड, क्या हो गया जी, देखो पीडब्ल्यू का आ गया है प्रोस्पेक्टस। अगर इस पूरे पीडीएफ को आप देखना चाहेंगे, यहां स्कैन करिए, पूरा पीडीएफ आपको चला जाएगा। कितने पेज का है देखो, वहां पर 641 पेजेस का है। कौन पढ़ेगा उतना, वही बात है, कौन पढ़ेगा उतना। तो बस हम लोग क्या करते हैं, नाम देखते हैं पीडब्ल्यू, उसके बाद एक्सपर्ट जो 5 मिनट 10 मिनट में बताता है, शॉर्ट वीडियो बना के बनाता है ना, आप उसके अलावा बिजनेस न्यूज चैनल देखते हैं कि हाँ इसका क्या है। और इस पूरे को पढ़ने वाला देखो कोई नहीं है, बट हाँ इसके की चीज को पढ़ के, जैसे आप देखते हो ना स्टैटिस्टिक पढ़ते होंगे तो डेटा कलेक्शन में एक प्राइमरी होता है और एक क्या होता है, ये प्राइमरी हो गया कि कंपनी डायरेक्ट मिल गया। अब इसको हम समझाएंगे 10 मिनट के वीडियो में, मान लो ऐसे ऐसे है, अलग पांडे का इतना है, इसका उतना है, तो ये आपको जो इंफॉर्मेशन मिला वो क्या है, सेकेंडरी डेटा। लोड हो रहा है ना, अच्छा लोड नहीं हो रहा है, ब्लैंकेट था ये। कोई फिल्म वगैरह सब बनता है ना, उसका भी हजार पेज का ऐसे ही पहले बुकलेट बनता है। मतलब हाथे दर्द कर जाएगा, 7 पेज हुआ है। ये तो कौन से पेज पे वो देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट्स, हम लोग को इंडेक्स देखना चाहिए था ना। क्या कुछ दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, बोलो यस सर दिख रहा है। क्या दिख रहा है इसमें पता है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो कंपनीज के रिगार्डिंग है। सुनो, प्रोस्पेक्टस एक तरीके से कंपनी का डॉक्यूमेंट या बुकलेट है। जब कंपनी फंड अरेंज करेगी, यानी जब आपको मालिक बनाने जा रही है, तो आप बोलेंगे ना हम तुम्हारा मालिक कैसे बने, तुम्हें क्या खूबी है, क्या बातें हैं, तो तुम सबको बोलने जाओगे, सबको मेल करोगे, आइए मेरे वेबसाइट पर देख लीजिए क्या हमारे में क्या खूबी है। और आप अपने वेबसाइट पे क्या डाल दिए हैं, प्रोस्पेक्टस। सेबी के साइट पे, यानी जितनी भी म्यूचुअल फंड एजेंसी है सब अपने साइट पे ये प्रोस्पेक्टस जो है वो डाल रखा है। इससे पूरा कंपनी का जो डेटा है ये है, कंपनी का क्या खर्चा है, क्या रेवेन्यू है वगैरह, सारा डिटेल आपको, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कौन कौन शेयर होल्डर है, कौन कौन इसका एजेंट है,
थर्ड पार्टी का एक्सपेंसेस क्या है, ये सारा चीज आपको कहाँ दिखेगा, प्रोस्पेक्टस में दिखेगा। तो ये एक तरीके से प्रोस्पेक्टस होता है जो कंपनी आईपीओ से पहले जो है पब्लिक को शो करती है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा जीवन में। बोलिएगा स्टोरेज फुल हो जाएगा, इतना में तो हम एक रील देख लेंगे, है कि नहीं है। कितना टाइम हो गया, 8:20 हो गया ना। आज बहुत लंबा खिंचाया है क्लास। कंपनी के 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जानते होंगे आप। क्या क्या होता है, एक एमओए होता है, एक एओए होता है और एक प्रोस्पेक्टस होता है। जैसा कि प्रोस्पेक्टस आप समझ चुके हैं, एमओए मेमोरेंडम ऑफ, इसमें 6 क्लॉज होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसेट क्या होता है, कंपनी का एक तरीके से चार्टर कहलाता है, चार्टर ऑफ कंपनी लिख लेना, जिसको बार बार आप चेंज नहीं करते हैं। कंपनी में एमओए और एओए में बार बार चेंज कौन होगा, एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बार बार चेंज नहीं होता, लेकिन चेंज की जरूरत पड़ी तो कर सकते हैं। जैसे हमने बताया था आपको जोमेटो के बारे में कि जोमेटो कंपनी पहले जोमेटो लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम हो गया इटर्नल। क्या नाम हो गया है, इटर्नल हो गया है। आप कभी भी जोमेटो का जब बिल देखिएगा तो इटर्नल के नाम से आपको मिलेगा। तो अब सवाल है कि सर जोमेटो ने इटर्नल जो नाम किया वह किस चीज को यूज किया होगा, अपने एमओए को में एडजस्टमेंट किया होगा, क्योंकि नेम जो होता है ना वो हर साल चेंज नहीं होता है, लेकिन नीड पड़ती है तो चेंज होता है। जैसे इंडिया का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो हर बार उसके आर्टिकल क्लॉज चेंज नहीं होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ता है तो चेंज करना पड़ता है। जैसे इंडिया में आर्टिकल 370 जानते होंगे ना, तो उसी प्रकार देश का अपना संविधान होता है, तो हर कंपनी का भी अपना कुछ रूल्स नियम होते हैं ना, जिसको हम अपना रखे हुए। से हमारे कंपनी का नाम क्या होगा, हमारे कंपनी का बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कैपिटल कितना होगा, लाइब्रेरी क्या होगा, सब्सक्रिप्शन क्या होगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होगा। हमने 6 पॉइंट बोल दिया, और ये 6 पॉइंट जो है वो एमओए का पार्ट होगा, जिसको क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, तो कंपनी के एमओए में 6 क्लॉज होते हैं। कितने क्लॉज, पहला नेम क्लॉज, क्या क्लॉज, दूसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। कौन सा क्लॉज, ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी किस प्रकार का बिजनेस करती है। जैसे एमआरएफ कंपनी क्या करती है, जब बता सकते, टायर बनाती है, तो उसका ऑब्जेक्ट टायर बनाने का है। अगर एमआरएफ सोचे कि हम बैट बनाए तो बैट नहीं बना सकती, जब तक वो अपने सेबी को बता न दे, आरओसी से परमिशन ना ले ले, तब तक बैट नहीं बना सकती। एडवर्टीजमेंट कहीं भी कर सकती है, बट एमआरएफ बैट नहीं बनाती है। कंफ्यूजन मत रहिएगा, एमआरएफ के बैट जब देखते होंगे तो वो टैग एडवर्टीजमेंट रहते हैं। अब विराट कोहली जो बैट से क्रिकेट खेलता है, उस पर किस कंपनी का लोगो रहता है, एमआरएफ का है ना। सचिन का एमआरएफ जानते होंगे, उस जब से शुरू किया हम लोग तो एमआरएफ के अलावा और कोई, एमआरएफ उसको पकड़ के रखा था, लो तुम साल का 550 करोड़ 10 करोड़ देते हैं तुमको, एमआरएफ का लोगो रहना चाहिए। तो ये ऐड करने के तरीके हैं। तो एमआरएफ कंपनी क्या बनाती है, टायर, बैट नहीं बनाती है, तो एमआरएफ का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 6 क्लॉज में पहला हो गया नेम क्लॉज, दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट क्लॉज, तीसरा हो गया सब्सक्रिप्शन क्लॉज, चौथा हो गया लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा हो गया कैपिटल क्लॉज, और छठा हो गया डोमिसाइल क्लॉज। डोमिसाइल का मतलब एड्रेस होता है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है, एड्रेस होता है। ये 6 क्लॉज यहां पर आते हैं, नेम क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, और ये हमेशा चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जैसे जानते होंगे पार्टनरशिप, अभी जस्ट पढ़ के आए आप लोग, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड हुआ करता था ना, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखे रहते थे, कौन पार्टनर आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको इंटरेस्ट चाहिए, किसको सैलरी चाहिए, कौन एक्टिव होगा, कौन स्लीपिंग होगा, यानी एवरी डिटेल्स आर रिटन इन द पार्टनरशिप डीड। डीड इज कॉल्ड द एग्रीमेंट, डीड इज व्हाट। उसी प्रकार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, जहां पर सब कंपनी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन रहते हैं
कितना शेयर इशू करना है, कब इशू कर रहे हैं, किसका शेयर जब्त करना है, किस पे एरियर है, कौन डायरेक्टर है, कौन डायरेक्टर नहीं है, कौन वुमेन डायरेक्टर है, कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में ना एक वुमेन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है अरुंधति भट्टाचार्य। क्या नाम है? अरुंधति भट्टाचार्य। वो एक समय मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन रही हुई है। चेयरपर्सन समझते हैं ना, मतलब जैसे एसबीआई का बॉस अरुंधति। और वहां से जब वो रिटायर करती है तो मोटा भाई, इंडिया में मोटा भाई किसको बोला जाता है? मोटा भाई पकड़ते, आ जा हमारे कंपनी में आ जा। एसबीआई की चेयरपर्सन रही है, कम बड़ी बात है। आइए अब रिलायंस को संभालिए आप, है कि नहीं है। चलिए प्रोस्पेक्टस जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कल पढ़ाएंगे, ये हम अभी नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि लंबा चला गया है। बीएसटी भी हम